हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हमारा जो सेशन है, आज हमारा सेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट सेशन होने वाला है, जिसमें कि हम सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी चीजें अभी तक कंप्लीट हुई है, आपको मैं कह रहा हूं बेस्ट वे में दी गई है। सारा कंटेंट आपको बेस्ट वे में दिया गया है, सिस्टमेटिक मैनर में दिया गया है और पूरा गेट को फोकस करके दिया गया है। बस आपको क्या करना है, अब आपको रिवाइज करना है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा रिवाइज करिए, सारे फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में अच्छी कमांड हो सके। और जो भी 2 मार्क्स या 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के गेट एग्जाम में आते हैं, आप वह उसमें से 1 मार्क्स भी लूज ना करें। ओके गाइस, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए जो भी अनाउंसमेंट है, मैं आपको वह अनाउंसमेंट बता देता हूं कि आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच, यस गाइस, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए आ चुका है। कब से स्टार्ट हो रहा है रैंक इंप्रूवमेंट बैच? रैंक इंप्रूवमेंट बैच गाइस आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए कब से स्टार्ट हो रहा है गाइस? रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। रैंक इंप्रूवमेंट बैच में क्या स्पेशल होने वाला है? इसमें आपके लिए मिनिमम 3500 टू 4000 न्यू क्वेश्चंस, अप्रॉक्स 3500 से 4000 न्यू क्वेश्चंस आपको मिलने वाले। कहां पर ब्रांच, न्यू क्वेश्चन पर ब्रांच। न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट गाइस? न्यू क्वेश्चंस मींस व्हाट? न्यू क्वेश्चंस मींस कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि गेट एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर्स में आपको नहीं मिले होंगे और ना ही जो अभी ईएससी में आए हैं। मींस आपके लिए ये क्वेश्चन मार्केट में बिल्कुल नए क्वेश्चन। नाउ अब बात आती है कि सर ये क्वेश्चंस क्या गेट पे बेस्ड हैं? यस, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन गेट। दीज क्वेश्चन जो है गेट के कंसेप्ट पर बेस्ड रहेंगे, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे। मींस दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर गेट 2021। ओके, नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट आर कंफ्यूजिंग दैट कि अगर उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं है तो क्या वे रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करें या नहीं? यस गाइस, आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो है, क्योंकि रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो है किस कैटेगरी में? रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके गेट एंड ईएससी कैटेगरी में है। कहां पर है गाइस? आपके गेट एंड ईएससी की कैटेगरी में। जैसे ही आप गाइस गेट एंड ईएससी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ और 24 मंथ, अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन जब आप प्लान चूज करते हैं तो आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इट मींस दैट कि आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। मींस सबसे ज्यादा स्टूडेंट को यही डाउट आ रहा है, मेरे पास यही डाउट कंसर्न आ रहा है कि सर रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए हमें अलग से पे करना है क्या? नहीं गाइज, आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच के लिए अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। ओके, नाउ अगर आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदेंगे तो गाइज आपको डिटेल्ड कोर्स भी मिल जाएगा, आपको डिटेल्ड कोर्स भी मिलेंगे, आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएंगे और आपको रैंक इंप्रूवमेंट बैच जो चल रहा है वो भी मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। उसके नीचे आपको सारी चीजें, डिटेल कोर्स, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ये सारी फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एंड ईएससी के एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कम ऑन टू कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए तो यहाँ पे गाइस डेली वीकली क्विज होते हैं, मेगा क्विज होते हैं, आपके डेली क्वेश्चंस कराए जाएंगे, डेली लाइव पूल होते हैं, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी वरी नहीं होना है। नाउ जब भी आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन करें, रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए? सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए एंड मैकेनिकल ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, डबल एंड ईसी, तो ये 3 ब्रांचेस के लिए आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच है। अब आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, आपको पता है कि इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है? कितना वेटेज है गाइस? 30 मार्क्स। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का। और अगर आप ये 30 मार्क्स में से मिनिमम अगर आप 27 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, मिनिमम 27 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आपको मेरे गाइडेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि यस आई नो कि एप्टीट्यूड आपके लिए सरल आता है, बट इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड में विद टाइम के साथ, एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ मिनिमम 27 मार्क्स लाना बिल्कुल सरल नहीं है। आपको अगर 27 मार्क्स मिनिमम लेकर आना है तो आपको मेरे गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और आपको मेरा गाइडेंस टिल गेट एग्जाम तक तब तक साथ रहेगा जब आप मेरा कूपन कोड है पल्लव लाइव यूज करते हैं।
जैसे ही गाइज आप मेरा कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट थिंग, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स में आपको गाइडेंस मिलेगा। मेरा गाइडेंस टिल गेट एग्जाम के कंप्लीशन होने तक कि आपके मिनिमम 27 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी हो जाएगी कि मैं आपको मिनिमम 27 मार्क्स लाकर दूं। तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको इस प्रकार से प्रिपरेशंस कराऊंगा कि आपके मिनिमम 27 मार्क्स आए। नाउ आगे मूव करते हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ही क्यों? अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर मैं आपको कुछ इसके एडवांटेजेस बताऊं तो ये एडवांटेजेस कुछ नहीं, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस। फर्स्ट थिंग, डेली लाइव क्लासेस। यस डेली लाइव क्लासेस गाइस, यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड टाइम पर होती है। आपको एक महीने पहले ही पता चल जाता है कि आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है, पूरे मंथ पूरे उसमें आपके लिए क्या क्या कोर्सेज होने वाला है, ताकि आप एक मंथ का पहले से ही प्लान कर लें। आप एक मंथ पहले से प्लान कर लेंगे, पूरी स्टडी को अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से मैनेज करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांटेजेस पॉइंट है कि आपको किसी भी प्रकार से ये वरी नहीं होना है कि मुझे कौन सा टॉपिक किस डे मिलेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्रैश कोर्स फैसिलिटी। यस, जैसे ही आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा आपको क्रैश कोर्स फैसिलिटी मिलेगी। ये क्रैश कोर्स फैसिलिटी क्यों है गाइज? ये क्रैश कोर्स फैसिलिटी गाइज इसलिए दी गई है ताकि, क्रैश कोर्स फैसिलिटी क्यों दी गई है? क्रैश कोर्स फैसिलिटी इसलिए दी गई है गाइज ताकि आपको फाइनल फिनिशिंग मिल सके, आपकी प्रिपरेशन को फाइनल फिनिशिंग देने के लिए आपको क्रैश कोर्स फैसिलिटी दी गई है। नाउ रैंक इंप्रूवमेंट बैच। रैंक इंप्रूवमेंट बैच तो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 जून से गाइज, डेट को नोट कर लीजिए, 15 जून से आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हो रहा है। सो डोंट बी लेट मत होइए, 15 जून से पहले इसको ज्वाइन करिए और हमारे साथ, मेरे साथ आप टिल गेट एग्जाम तक मुझे से गाइडेंस में रहकर इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड को इतना दमदार कर लीजिए कि मिनिमम 27 मार्क्स आए। फर्स्ट थिंग। नाउ इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो गाइस यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको दोनों चीजें मिलती हैं, ताकि हिंदी लैंग्वेज वाला अपने प्रिफर्ड लैंग्वेज हिंदी में पढ़ सके, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप स्टूडेंट अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में पढ़ सके। नाउ डाउट क्लियरिंग सेशन। यस every fourth session on Unacademy Plus is a doubt clearing session. yes guys, doubt clearing session बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है और इन डाउट की वजह से अगर आप गेट एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, आपको कोई भी छोटा सा डाउट रह जाता है और इन के डाउट की वजह से अगर आप गेट एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा कि कुछ कंसेप्ट आपको नहीं पता थे, कुछ चीजों में आपको डाउट था, तो उसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आपको सारे डाउट क्लियर तभी होंगे जब आपको लाइव टीचर आपके साथ बैठकर उनको डिस्कस करेगा, और ये सारी चीजें कहां होती है? अनअकैडमी प्लस पर। उसके लिए हर फोर्थ सेशन यही होता है, every fourth session is a doubt clearing session. And now the most important point is test. Yes, weekly test facilities available here, mega quiz is available here. So this is a पूरा एक पैकेज है कि ताकि आपकी सक्सेस को हम अचीव कर सकें। ओके गाइस, चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ अगर मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि अगर आपको गाइस, अगर मैं आपको कहूं तो आपको पता होगा कि कंसिस्टेंसी, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए। और अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी जब आती है जब आपकी सारी चीजें ऑन टाइम हो, और उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी 1 मंथ तक रेगुलर आपको पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी क्लास कब होने वाली, तो आपकी कंसिस्टेंसी यहां से अच्छी हो जाती है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पीड एंड द एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी हमें कहां से मिलती है बताइए? स्पीड एंड एक्यूरेसी आपको एक दिन में बैठकर नहीं आती गाइस। स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ती है, और वह मेहनत कैसे होगी? आपकी लाइव पूलिंग से। लाइव पूलिंग के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप मेरे स्पेशल सेशंस में आइए, आपको डेली लाइव पूलिंग पर डेली क्वेश्चंस में आपको मिलने वाले हैं कि आपकी लाइव पूलिंग में क्या हो रहा है। यस और नो? तो आपके लिए लाइव पूलिंग से क्या रहता है? आपकी स्पीड भी सुधरती है और आपकी एक्यूरेसी भी सुधरती है, और जब दोनों चीजें सही रहेंगी तभी आपकी गेट में अच्छी रैंक आएगी। नाउ आगे मूव करते हैं। अब मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता देता हूं, मेरे उसकी सारी चीज की शेड्यूल बता देता हूं। नाउ अभी आपकी 2 आवर की क्लासेस हो रही हैं, 2 आवर की आपकी क्लासेस चल रही हैं। 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब, 1 आवर ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर ऑन स्पेशल सेशन, 1 आवर ऑन फ्री स्पेशल सेशन। तो ये अभी चल रहा है, बट जून में आपके लिए बहुत ही अच्छे सरप्राइजेस हैं गाइस। जून का
शेड्यूल समझ लीजिए आप सभी लोग, जून में आपके लिए बहुत अच्छे सरप्राइज हैं। तो आपको क्या करना है, ये न्यूज जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सारी उसकी लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में अभी मिल जाएंगी। तो सुनिए, जून में आपके लिए क्या होगा, जून में आपके लिए 9 to 10 AM आपके लिए 9 to 10 AM कहां पर, यूट्यूब पर। 9 to 10 AM यूट्यूब पर आपके क्या स्टार्ट हो रहा है, 9 to 10 AM यूट्यूब पर आपके लिए वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है। वेक्टर कैलकुलस क्या स्टार्ट होने वाला है गाइस, वेक्टर कैलकुलस 9 to 10 AM यूट्यूब पर वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। नाउ जस्ट हाफ एन आवर बाद आपके लिए 10:30 AM to 11:30 AM पर 11:30 AM 10:30 AM से 11:30 AM की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्या होने वाला है, 10:30 AM से 11:30 AM जस्ट हाफ एन आवर बाद 1 घंटे के उसमें आपका क्या स्टार्ट होगा, आपके लिए होगा टेस्ट। क्या है आपके लिए, फ्री लाइव टेस्ट, फ्री लाइव टेस्ट, फ्री लाइव टेस्ट 2। सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट आपने देखा था कितना वंडरफुल था, बहुत सारे लोग उसमें आए थे, अप्रोक्स 150 के अप्रोक्स स्टूडेंट इसमें लाइव टेस्ट में आए थे। तो आपको भी क्या करना है, लाइव टेस्ट के लिए एनरोल करना। और एनरोलमेंट के लिए क्या है, लिंक इज अवेलेबल इन कमेंट सेक्शन। ये मैं आपको 1 जून का पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ गाइस, 1 जून से आपके लिए ये सारी चीजें हो रही है। अभी मैं आपके लिए इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप इसे शेयर करें, आप प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाए कि 1 तारीख से वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट होगा। आपके लिए लाइव टेस्ट है कितने बजे से, 10:30 to 11:30 AM एंड वन मोर सरप्राइज गाइस कि आपके लिए 3 से 4 PM में क्या स्टार्ट हो रहा है, 3 से 4 PM में आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है गाइस, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए क्या स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट हो रहा है। और इस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हम उसी ही लेवल से पढ़ने वाले हैं जिस लेवल से हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं। नाउ दीज थिंग, ये 2 चीजें आपकी कहां पर होने वाली है, ये दोनों चीजें आपके होने वाली है फ्री स्पेशल सेशंस में। ये कहां पर होने वाली है गाइस, फ्री स्पेशल सेशंस में। कहां पर होने वाली है, फ्री स्पेशल सेशन में, किस पर, अनअकैडमी ऐप पर, फ्री स्पेशल सेशन ऑन अनअकैडमी ऐप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना है, इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना ऑन अनअकैडमी पर आप जाइए, पल्लव गौड़ सर्च करिए और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो गाइज आप सभी लोग रेडी हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कितने लोग रेडी और एक्साइटेड हैं कि आपके 1 जून से आप देखिए सारी चीजें नई प्लान की गई हैं। फर्स्ट थिंग वेक्टर कैलकुलस, सेकंड थिंग फ्री लाइव टेस्ट एंड थर्ड थिंग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो 1 जून से मैं आपको चाहूंगा कि सभी लोग इतना शेयर करें कि हमारी टीम के मेंबर्स इतने हो जाए कि सभी लोगों को इसका बहुत अधिक एडवांटेज मिले। ओके गाइस, ओके। अब हमारा जो स्पेशल सेशंस कब होने वाला है, अब हमारा स्पेशल सेशन डायरेक्ट 1 जून को हो रहा है। सैटरडे संडे को आपको पता है स्पेशल सेशंस का ऑफ रहता है क्योंकि मैं आपको इसके प्रिपरेशन का टाइम दे रहा हूं ताकि आप फ्री लाइव टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो गाइस जल्द से जल्द फ्री लाइव टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करिए और लिंक जो है कमेंट सेक्शन में आपको दे दी गई है, आप वहां पे जाइए और उसे शेयर करिए और उस लिंक को एनरोल कर लीजिए। गाइस एनरोलमेंट जरूरी है, आपका एनरोलमेंट करिए। ओके चलिए गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं, हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे अगर बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ही छोटे से टॉपिक है, उसकी वजह से हमको आज का क्लास रखनी पड़ी, बट नो वरी पूरा तो कोर्स कंप्लीट करना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यस और नो, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग करिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। चलिए गाइस अब हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर की। चलिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर एक बात बताइए ओवरऑल इसमें करने क्या वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं आपको कहूंगा गाइस टेल मी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी, हाँ या ना, ओके। जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 थी तो आपने उससे कह दिया कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनस, और होमोजीनस थी तो तब तो आपने रूट्स के निकाल के सारी इक्वेशन सॉल्व कर दी। ओके नाउ बट इक्वेशन जब नॉन होमोजीनस थी तब आपने क्या किया, जब इक्वेशन नॉन होमोजीनस थी तो आपने क्या करा सर, जब नॉन होमोजीनस इक्वेशन थी तो आपने 5 फॉर्म पढ़ लिए। कौन से फॉर्म पढ़ लिए, e टू द पावर ax sin ax cos ax, सेकंड फॉर्म पढ़ा आपने थर्ड फॉर्म कौन सा पढ़ लिया, थर्ड फॉर्म पढ़ लिया आपने x इंटू वी का फॉर्म पढ़ लिया, और आपने ऐसे 5 फॉर्म पढ़ लिए ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपने 5 फॉर्म पढ़ लिए तो जरूरी है कि क्वेश्चन उन्हीं फॉर्म से आए,
टेल मी, ऐसा जरूरी है? आपने किस किस के फॉर्म पढ़ लिए, साइन के पढ़ लिए, हो सकता है आपके पास tan ax का फॉर्म आ जाए, हो सकता है आपके पास sec ax का फॉर्म आ जाए, हो सकता है आपके पास log का फॉर्म आ जाए, हाँ या ना? तो आपके किसी भी प्रकार से ये फॉर्म आ सकते हैं। तो इन फॉर्म के लिए भी आपको मेथड पता होना चाहिए। इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये मेथड जो है एक ब्रह्मास्त्र है कि जिससे आपका किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। बट कि सर हमको जो सारे केसेस है इन 5 केसेस में भी यही यूज करना ना, इन 5 केसेस के लिए यही मेथड जो है, जो मैंने आपको पहले बताया उन फॉर्म से करिए, वह सिंपल पड़ेगा गाइस, सिंपल पड़ेगा। ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र तभी यूज करना है जब आपके अदर देन उन 5 फॉर्म के अलावा कोई दूसरा फॉर्म आता है, तभी आपको ये मेथड यूज करनी है। यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो। ओके ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें अगर स्टार्ट की जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रॉन्स्किन, WORN SKION, रॉन्स्किन्स। यस गाइस, रॉन्स्किन्स किसे कहते हैं? तो रॉन्स्किन्स अगर अपन बात करें तो रॉन्स्किन्स कुछ नहीं है। रॉन्स्किन्स जैसे कि आपने दूसरे ऑपरेटर सुने थे उसी प्रकार से रॉन्स्किन भी है। रॉन्स्किन्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। रॉन्स्किन्स W of Ronskins of y1 and y2 is defined as y1 and y2 is defined as y1 and y2 is defined as y1 of y1 y2 is equals to y1 y2 y1 dash y2 dash. This values come out to be y1 y2 dash minus of y2 y1 dash. पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ओवरऑल रॉन्स्किन्स की हमको जरूरत क्या पड़ी, बस जल्दी से बताइए। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ओवरऑल हमें रॉन्स्किन्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो अब बात आती है कि गाइस रॉन्स्किन्स की क्यों जरूरत पड़ी, वो सुनिए। रॉन्स्किन की आपको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रॉन्स्किन्स आपको ये बताता है कि जो दो वेरिएबल लिए y1 एंड y2, ये जो दो वेरिएबल लिए वे डिपेंडेंट हैं या नहीं, उन दोनों में लीनियर डिपेंडेंसी है या नहीं। मींस y1 एंड y2 के बीच में लीनियर डिपेंडेंसी का रिलेशन है या नहीं, उसके लिए रॉन्स्किन्स लिया जाता है। कैसे पता चलती है कि सर उनके बीच में लीनियर डिपेंडेंसी है यानी रॉन्स्किन्स की मदद से। रॉन्स्किन से कैसे पता चलेगा कि आपने रॉन्स्किन्स की वैल्यू निकाली, उसमें अगर आपकी रॉन्स्किन्स की वैल्यू जो है एक दूसरे को करने के बाद अगर अपन बात करें रॉन्स्किन्स ऑफ y1 एंड y2 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं आया, इट मींस दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वे दोनों डिपेंडेंट नहीं है। देन y1 and y2 are linearly independent. y1 and y2 are linearly independent. ओके, बट अगर रॉन्स्किन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ या ना, जल्दी से बताइए गाइस, हाँ या ना। यस यस यस, ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी दो वेरिएबल लेना है उनके आपको दो रो बनानी है कह लीजिए, या फिर दो कॉलम बना लीजिए। आपने दो वेरिएबल लाए y1 एंड y2, उनका क्या करा, फर्स्ट रो में आपने उनको एज इट इज लिख दिया, सेकंड आप उसकी बात करें तो उस रो में आपने उनको क्या कर दिया, उनका डेरिवेटिव लिख लिया और उसका ले लिया आपने डिटर्मिनेंट। और अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर उनकी वैल्यू रॉन्स्किन्स की वैल्यू जीरो नहीं आती है, इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कभी भी ना क्वेश्चन को ऐसा समझा करिए कि वह चीज आई ही क्यों, उसके पीछे का बेस रीजन आप समझेंगे तो समझ आएगा। रॉन्स्किन समझे कि रॉन्स्किन्स को हमने निकाला ही क्यों था ना। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप पढ़ा रहे थे हमें क्या, सर अभी आप हमको पढ़ा रहे थे कि अगर हमारा फॉर्म उन 5 के अलावा कुछ आता है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालें। तो सर आप रॉन्स्किन्स क्यों बता रहे, यस गाइस, क्योंकि रॉन्स्किन्स की मदद से ही हमारी ये जो पांचवी मेथड, जो मेथड ऑफ वेरिएशन वह सॉल्व होगी। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंसी और लीनियरली इंडिपेंडेंसी पता चलती है। एग्जांपल ले लीजिए y1 is equals to twice of x and y2 is equals to 4x. Now tell me, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने क्या कहा, रॉन्स्किन ऑफ
रॉन्स्किन ऑफ, इसकी वैल्यू होगी y1, इसकी वैल्यू होगी y2, यहां पर वैल्यू होगी y1 डैश एंड होगी y2 डैश। नाउ टेल मी, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, द वैल्यू इज कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ x, this value is come out to be 4x, this value is come out to be 2, this value is come out to be 4, overall value is come out to be 0, it means that linearly dependent। समझ आया कि y1 एंड y2 ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। रीजन समझ आया, हाँ या ना? लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए ऐसा समझ लीजिए, आपने इस इक्वेशन को लिखा y1 को, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर y2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y1, हाँ या ना? टेल मी, ये आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है कि नहीं? जल्दी से बताइए, यस और नो, आपको ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं? यस, तो ये आपके एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो अब आपको कोई भी वेरिएबल्स दिए हुआ, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उनमें लीनियर डिपेंडेंसी है या नहीं। तो अब बात आती है कि सर इस रॉन्स्किन्स की मदद से हम कैसे, इस रॉन्स्किन्स की मदद से हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, वह समझिए। उसको निकालने का तरीका, रिजल्ट आपकी इक्वेशन है a0 y डबल डैश प्लस ऑफ a1 y डैश प्लस ऑफ a2y इज इक्वल टू a2y इज इक्वल टू f ऑफ x। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन जो थी इसका आपसे yc निकाल सकते हैं? यस, आपने इसका yc निकाल लिया, क्या होगा? yc इज नथिंग बट c1y1 प्लस ऑफ c2y2। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि yp कैसे निकलेगा। तो ध्यान से समझिए, yp का क्या फॉर्मूला हो जाता है? yp का फॉर्मूला आ जाता है, मुझे बताइए पहले क्या आया? 1 लिखा है आपने, 1 और 2, तो आपने क्या, यस, अब आपका ये मन कहे कि सर 1 किसे मानूंगा, 2 किसी को भी मान सकते हैं गाइस, किसी को भी, आपके जो रूट्स आएंगे किसी को भी 1 मान सकते हैं। तो आपने 1 किया, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y1 माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन इनटू f ऑफ x dx प्लस ऑफ y2 इनटू y1 डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन f ऑफ x dx। ध्यान से सुनिए गाइस, ध्यान से सुनिए। पहला डाउट नंबर 1, पहला डाउट नंबर 1, सर ये इक्वेशन सिर्फ हमारे सेकंड ऑर्डर तक ही वैलिड है क्या? यस यस, पहली चीज, सेकंड ऑर्डर से ज्यादा में आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि रॉन्स्किन्स हमने कितने उसके लिए डिफाइन किया? 2 वेरिएबल्स के लिए, मींस 2 फंक्शंस के बीच में हम बता पा रहे हैं कि दोनों में डिपेंडेंसी है या नहीं। तो इसीलिए आपको कितने में यूज करना है? ये सेकंड ऑर्डर तक। फर्स्ट डाउट। सेकंड डाउट नंबर सेकंड कि सर इस इक्वेशन में अगर बात करें तो किससे पहले y1 लेना, किससे हम y2 लेंगे? तो गाइस किसी को भी y1 ले लीजिए, किसी को भी y2 ले लीजिए, बस आपको yp निकालने में यह ध्यान रखना है कि एक बार आपने y1 लिया है तो अंदर y2 लेंगे, और एक बार आपने y2 बाहर लिया तो अंदर y1 लेंगे, और माइनस साइन जो है सिर्फ और सिर्फ एक में लेंगे, किसी में भी आप ले लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, यस और नो, यस और नो। चलिए, मैंने आपको लीनियर डिपेंडेंसी के बारे में तो बता दिया था कि लीनियर डिपेंडेंसी दो के बीच में कैसे, बट मैं आपको एक काम करता हूं, एक आपको बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन से आगे हम सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9y इज इक्वल टू सेक ऑफ 3x। चलिए इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम भी दे देता हूं मैं। चलिए गाइस, टाइम स्टार्ट हो चुका है, करिए।
टाइम्स अप। कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने कर लिया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, जितने लोगों का आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों का आंसर नहीं आया चलिए मैं करवा देता हूं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो अब बात करें तो यार पहले तो हमने मान लीजिए लेटर सपोज इसको हमने देखा ही नहीं, अगर नहीं देखा तो क्या कहोगे आप, यार एक काम है, सिंपल सी बात है, YC निकालना है। अगर मैं बात करूं ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, YC और YP निकालना पड़ेगा। YP का मुझे टेंशन बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं YC निकाल लेता हूं, और YC निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगा, YC के लिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लूंगा। The values come out to be d square plus of 9 into y is equals to sec of 3x। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। नाउ अब मैं निकालूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी गाइस, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, प्लस माइनस थ्राइस ऑफ e इज कम आउट टू बी प्लस माइनस थ्राइस ऑफ i। नाउ टेल मी, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आपका yc कितना होगा, तो आप कहेंगे सर yc इज इक्वल्स टू e to the power 0, yc is equals to e to the power 0, yc is equals to e to the power 0 c1 cos of 3x plus of c2 sin of 3x e to the power 0 c1, yes or no। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी ये हो गई yc, तो yc की वैल्यू क्या हो चुकी है, आपकी yc की वैल्यू आ चुकी है c1 cos of 3x plus of c2 sin of 3x। हाँ या ना, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आपको निकालना है YP। नाउ टेल मी, अब आपने देखा कि यार जैसे ही यहाँ पे फंक्शन को देखा, जैसे ही आपने फंक्शन को देखा, आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है sec of 3x। और अगर आपका फंक्शन sec of 3x, इसका मतलब क्या है, हमने जो 5 फॉर्म पढ़े हैं ये फॉर्म अदर देन दैट है, और अगर ये फॉर्म उसके अलावा दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, अगर ये फॉर्म उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब हमारी मेथड कौन से लगने वाली है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मींस रॉन्स्किन्स की मेथड लगने वाली है। और रॉन्स्किन्स के केस में आप YPI कैसे निकालते थे, आप कहते थे सर उसको निकालने से पहले YC को किससे रखते थे हम, C1 Y1 प्लस ऑफ C2 Y2, किसी को भी Y1 मान सकते, किसी को भी आप Y2 मान सकते, इसलिए आप बिल्कुल भी वरी मत होइएगा कि सर किसे Y1 मानूं किसे Y2, किसी को भी Y1 मान सकते और किसी को भी Y2। और अगर इसकी बात करूं तो टेल मी, यहां पर आपके Y1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, यहां पर Y1 की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर y1 की वैल्यू आ चुकी है cos of 3x, y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, sin of 3x। यहां पे वैल्यू क्या आ चुकी है, y1 की वैल्यू आ चुकी है cos of 3x, y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, sin of 3x। तो अब बात करूं मैं आपसे रॉन्स्किन की वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ रॉन्स्किन से बताइए, तो वैल्यू ऑफ रॉन्स्किन क्या होगी, आपकी वैल्यू ऑफ रॉन्स्किन थी y1 y1 y2 y1 y2 y1 डैश y2 डैश। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी बात करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर y1 की वैल्यू की बात कर, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी cos of 3x, cos of 3x, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी sin of 3x। इसका आप डेरिवेटिव करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ 3 sin of 3x। इसका अगर आप डेरिवेटिव करें तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 cos of 3x। अब अगर आप इसका रॉन्स्किन्स निकालते हैं तो वैल्यू इज कम आउट टू बी, इसे कर लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 sin स्क्वायर 3x। यस 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 यस, यहाँ पे 3 आएगा, ओके। नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 cos, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3 cos स्क्वायर x प्लस ऑफ sin स्क्वायर x, द वैल्यू इज कम आउट टू बी 3। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, रॉन्स्किन्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 3। अगर आपके रॉन्स्किन्स की वैल्यू 3 आ चुकी है तो मैंने आपको YP का बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बताया निकालने के लिए, जब फंक्शन अदर देन द जो 5 फॉर्म बनाए उसके अलावा। तो क्या फॉर्मूला था आपका, आप कहेंगे कि सर YP, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, YP इज इक्वल टू y1 इंटीग्रेशन ऑफ, YP इज इक्वल टू y1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ y2 डिवाइडेड बाय w माइनस डिवाइडेड बाय w f of x dx, f of x dx
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ या ना? चलिए इस फॉर्मूले में रख दीजिए, बस आपको रखना ही क्या, इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए। यार ये लाइन कुछ ज्यादा ही इंक्लाइंड सी दिख रही है। यस, नाउ टेल मी, अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हैं तो वैल्यू रख दीजिए बस। yp इज इक्वल टू y1 की बात की जाए इज नथिंग बट cos of 3x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3 sec of 3x dx, sec of 3x dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos of 3x अपॉन 3 इंटू sec of 3x dx। कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी और कुछ नहीं किया, सेम टू सेम देखिए जो वैल्यूज दी थी उनको फॉर्मूले में रख दिया और कुछ नहीं हुआ। कर दीजिए इसे इंटीग्रेट, द वैल्यू इज कम आउट टू बी, द वैल्यू इज कम आउट टू बी cos of 3x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 10 of 3x, 10 of 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू dx, 10 of 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस ऑफ, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 3x 1/3 इंटू dx। नॉट टेल मी यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी cos of 3x, cos of 3x माइनस ऑफ log mod of sec of 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 प्लस ऑफ साइन 3x into x divided by 3. The value is come out to be minus of cos of 3x log of mod of sec of 3x divided by 9 plus of x times of sin of 3x divided by 3. Tell me यहां से वैल्यू कितनी आ गई है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑफ cos of 3x, माइनस को हटा देते हैं, चलिए माइनस को हटा देता हूं मैं, यहां से अगर इसको माइनस को हटा देता हूं तो वैल्यूज कम आउट टू बी cos of 3x log sec of 3x की होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ऑफ x टाइम्स साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 3। तो y कितना हो जाएगा, y इज कम आउट टू बी yc प्लस ऑफ yp। टेल मी समझ आया आपको कि अगर आपका फंक्शन अदर देन वह 5 फॉर्म के रहेगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कौन सी मेथड यूज करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यस और नो, जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए आगे मूव करते हैं। आपका अभी आपको जब मैंने स्टार्टिंग की थी गाइस तो आपको मैंने क्या बताया था, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की थी, 2 टाइप में बताया था मैंने आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। फर्स्ट वन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, वे किस पे डिपेंड करके बताया था, एफ ऑफ एक्स पे। ओके बट मैंने आपको एक टाइप और बताया था कि क्या बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। तो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बता चुका हूं, समझा चुका हूं, सारी चीजें इन डेप्थ कर चुके हैं। बट अब क्या बचा है, अब बचा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, हमारा भी बाकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। हेडिंग डालिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ओके नाउ अगर हम इससे बात करते हैं इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम क्या है, कॉची-यूलर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर अपन बात करें
कॉचे यूलर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये H फॉर होमोजीनियस है, यहाँ पे होमोजीनियस है। चलिए पहले इसका फॉर्म बता देता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वरी मत होइएगा, मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। अगर इसकी बात करें तो इसके फॉर्म होता है C0 x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ C1 x dy by dx plus of C2y is equal to f of x. This is your form of Cauchy-Euler homogeneous linear differential equation. Now सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आता है कि सर ये होमोजीनियस कहां से है, सर इसमें होमोजेनिटी की कौन सी टर्म आ गई है कि आप कह रहे हैं कि होमोजीनियस है। बताइए ये डाउट आया, कितने लोगों को ये डाउट आया कि सर आपने ये वर्ड होमोजीनियस क्यों लगाया, कितने लोगों को ये डाउट आया कि सर इसमें होमोजीनियस वर्ड क्यों लगाया, इक्वेशन तो हम होमोजेनियस दिख ही नहीं रही। मैं बताता हूं गाइस इक्वेशन को यहां पर होमोजीनियस का मतलब क्या था, मैंने आपको तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, होमोजीनियस मींस व्हाट, सेम थ्रूआउट। होमोजीनियस मींस व्हाट, सेम थ्रूआउट। तो यहां पे देखिए वेरिएबल के लिए यहां पे होमोजीनियस वर्ड इसलिए यूज करा है कि आप देखिए जो वेरिएबल आपका सेकंड पावर का है सेम तरीके से आपका क्या है उतने ही डेरिवेटिव है। यहां पर अगर x है तो उसका एक, अगर अपन बात करें एक ऑर्डर है तो उसका डेरिवेटिव भी हमने क्या क्या है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर अगर अपन बात करें x टू द पावर 0 है तो यहां पर कोई डेरिवेटिव भी नहीं। मतलब क्या सेम थ्रू आउट जा रहा है, सेम थ्रू आउट जा रहा है उसका प्रोसीजर, उसका जा रहा है स्टेप की। भाई देखिए कि जो फॉर्म जो है अगर वहां पर सेकंड ऑर्डर का वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कितनी बार है, सेकंड ऑर्डर टाइम। यहाँ पर सिंगल ऑर्डर वेरिएबल है तो कितनी बार उसका डेरिवेटिव है, सिंगल टाइम। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसमें कितनी बार डेरिवेटिव, एक बार भी नहीं। तो इसके कारण यहाँ पर होमोजीनियस है क्योंकि ये फॉर्म जो है सेम थ्रू आउट है, यही फॉर्म पूरे इक्वेशन में। यस और नो, समझ आया क्यों होमोजीनियस है। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करते कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस फॉर्म को लिखिए पहले। तो आपने कहा सर दिस फॉर्म इज नथिंग बट C0 x स्क्वायर डी स्क्वायर C0 x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ऑफ C1x इंटू डी प्लस ऑफ C2 इंटू वाई इज इक्वल टू f of x। नाउ आपने कहा कि सर यहाँ पे क्या लिखना है, तो आप एक काम करिए, पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z। यहाँ पे क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू e टू द पावर z मींस z इज इक्वल टू log of x। ओके मींस x की जगह पर तो आपने z रख दिया, बट x की जगह पर आपने e टू द पावर z रख दिया, बट बाकी जगह पर क्या रखना है, सिर्फ एक चीज से नहीं होता, आपको क्या करना है, आपको देखिए होमोजीनियस फॉर्म में ही क्यों ली थी, क्योंकि हम देखिए उसे रिप्लेस्ड करते हैं। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को रखते हैं d1, x इंटू डी को क्या लगते हैं, जस्ट अ मिनट उससे चलते हैं हम, x इंटू डी को क्या रखते हैं d1, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को क्या रखेंगे हम, टेल मी, d1 इन द ब्रैकेट d1 माइनस 1। टेल मी, अब आप इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, एक्स क्यूब डी क्यूब को क्या रखेंगे, आप कहेंगे सर नथिंग बट d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2। हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं x टू द पावर 4 इंटू डी टू द पावर 4 अगर है तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2 इंटू d1 माइनस 3। समझ आया गाइस कि यहाँ पे होमोजीनियस क्यों ली थी, होमोजीनियस सिर्फ इसीलिए लिया था कि गाइस होमोजीनियस के केस में ये फॉर्म हम रख सकते हैं, इसीलिए हम होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ते हैं। नाउ सबसे पहली बात मैं करता हूं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे डाउट पूछते हैं कि सर अगर ऐसा होता तो, यस आप क्वेश्चंस अच्छे पूछिए, बट आप ये तो मत पूछे कि सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। गाइस पॉसिबिलिटी तो आप किसी भी चीज की बात करें, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आप कोई भी आपका जो मन हो वो पूछ सकते हैं, बट आप उसको ये भी समझिए कि आपका जो गेट एग्जाम है, गाइस आप समझिए कि आपका गेट एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट है, उस 3 मिनट के जितने भी फॉर्म पॉसिबल है सारे केसेस वही पढ़ना है। कुछ चीजें तो ऐसी आप पूछते हैं कि जो कि आपको एमटेक के लिए, आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग मैथ्स को वो आपने यहां पढ़ा है तो आपका पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो गया, नहीं, मैथमेटिक्स बहुत ब्रॉड है। तो आप कुछ भी क्वेश्चन ना पूछा करिए कि सर अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो क्या होगा। यस अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो अपन सही बात है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रहेगा, आपका फॉर्म डाउट है तो वह क्लियर किया जाएगा। बट कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर यहाँ पे एक्स क्यूब डी स्क्वायर है तो फिर कैसे सॉल्व होगा, सर यहाँ पर अगर x टू द पावर 4 dy बाय dx है तो फिर कैसे सॉल्व होगा। गाइस वह एमटेक के क्वेश्चंस है, ये आपके लिए इस लेवल पे अगर आप बात की जाए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ आपका यहीं पर है,
ये फॉर्म सिर्फ होमोजीनियस फॉर्म ही आपके कोर्स में, आपको इससे हाई जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कोई भी इससे डाउट नहीं पूछेगा कि सर अगर ये फॉर्म ना मिला तो, होमोजीनियस ना मिला तो। देखिए पहली चीज तो आपके होमोजीनियस पे भी आपके गेट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। किसी भी ब्रांच में देख लीजिए होमोजीनियस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लेवल हाई रख के ही कर रहा हूं कि बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। बट आप उसके अलावा इतना भी हाई ना रखे कि आपको किसकी चीज की बात कर रहे हैं, जो कोर्स में ना हो, सिर्फ टाइम वेस्ट हो। मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, बट फिर भी सिर्फ मैं आपको उससे गेट एग्जाम में जो सिलेबस है उससे हाई लेवल रख रहा हूं। बट आप इतना भी हाई ना रखें कि आप बियॉन्ड द गेट हो जाए, कि आपको गेट पे ही फोकस ना हो, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो। यस और नो। अगर आपको इसमें अगर बात की जाए कि सर टेल मी कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी तो यार आप बचपन से अभी जब से देख रहे हैं हम, बचपन से मेरा मतलब है जब से स्टार्टिंग हमने इसकी की है डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो ये होगा। और डी1 क्या होगा, डी1 क्या होगा, डी1 आपका वेरिएबल होगा। क्यों, आपने एक्स की क्या जगह पे क्या रखा है, जेड, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी से। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आया तो मैं कह रहा हूं आपको एग्जांपल से बहुत ही प्यारा समझ आने वाला है। एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। एग्जांपल लिखिए, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स इंटू वाई डैश प्लस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 4x। चलिए ये क्वेश्चन करिए। चलिए मैं आपको 90 सेकंड्स का टाइम दे देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे सॉल्व होगा। यार करंट जाने की वजह से ना गर्मी बहुत लग रही है। करिए गाइस करिए। लास्ट 15 सेकंड्स गाइस, लास्ट 15 सेकंड्स। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। चलिए नाउ आप मुझे ये बताइए कि आपका ये फॉर्म कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर ये फॉर्म है कौन सा, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट देखिए कौन से कोएफिशिएंट है आपके, वेरिएबल कोएफिशिएंट है। मींस आपका ये फॉर्म होगा हायर ऑर्डर का फॉर्म हो गया, कौन सा, हायर ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। और अगर आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट है तो किस फॉर्म में, ये होमोजेनियस फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स वाई डैश, और यहाँ पे कुछ नहीं दिस वन। तो इसमें आप क्या रखते थे, आप रखते हैं पुट x इज इक्वल टू e टू द पावर z। क्या रखते हैं आप, पुट x इक्वल टू e टू द पावर z। और जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रखिए। ओके ओके, अब आपने वैल्यू ली, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दिख रही हैं आपको। इसका फॉर्म को आप क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स इंटू डी प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 4x। ओके, नाउ आपने रिप्लेस किससे करेंगे, x। नाउ टेल मी x इंटू डी की जगह पर क्या रख देंगे आप, d1। ये है x इंटू डी, इसकी जगह पर रख देंगे आप d1। ओके ओके, नाउ टेल मी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर आप रख देंगे d1 इंटू d1 माइनस 1। ओके ओके, लीजिए वैल्यूज और इक्वेशन में रख दीजिए। ये वैल्यूज आपने ली और इक्वेशन में रख दी, तो वैल्यूज कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा,
इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस d1 स्क्वायर माइनस ऑफ d1, ओके, माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ x इंटू डी की वैल्यू बात करो तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल टू, नाउ टेल मी, अगर इस वैल्यू को मैं लिखूं तो इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं e टू द पावर z की होल पावर 4, यार ऑफ कोर्स लिख सकता हूं यार। इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो e टू द पावर x लिखूंगा, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज e टू द पावर x की होल पावर 4, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। दिस वैल्यू की अगर मैं बात करूं x की जगह पर e टू द पावर z हम अभी रखेंगे तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन लाइक दिस, से यस और नो, से यस और नो, जल्दी से बताइए। ओके ओके ओके, आगे मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट, यहां मैंने e टू द पावर 4x लिख दिया, क्या ये e टू द पावर 4x नहीं है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज x टू द पावर 4, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे x टू द पावर 4 था, सॉरी आप लोगों ने ये इससे ही ट्राई किया होगा, ये मैंने जल्दी में मिस्टेक लिख दिया था, यस यस x टू द पावर 4 है गाइस, जस्ट अ मिनट, वो x टू द पावर 4 था, तो इसकी बात की जाए तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, हाँ इसको आपने सही लिखा, इसकी वैल्यू कितनी हो रहेगी, e टू द पावर x की होल पावर 4, और e टू द पावर x की अगर आप बात करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी e टू द पावर z, e टू द पावर z की होल पावर 4, यस। नाउ द वैल्यू इज कम आउट टू बी, अगर आपसे मैं बात करूं द वैल्यू इज कम आउट टू बी, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4d1 प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 4z। यार x की जगह पर क्या था गाइस, ध्यान से समझिए, यहां पे हर जगह x था, दिस वैल्यू इज x टू द पावर 4, x टू द पावर 4 को आप e टू द पावर z के होल पावर 4 लिख सकते हैं, यस यही था। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है e टू द पावर x लिख दिया था, कोई नहीं वो x टू द पावर 4 था, हाँ हाँ x टू द पावर 4 था, मैंने जल्दी में मिस्टेक कर दिया था, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d1 का स्क्वायर माइनस 4d1 प्लस ऑफ 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, अब ये इक्वेशन आपको किस फॉर्म में लग रही है, नाउ टेल मी ये किस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है, आपके सारे फॉर्म मिल चुके हैं आपको, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ये हो चुकी है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में। मींस ओवरऑल हम चाहते क्या थे, ओवरऑल हम चाहते क्या थे गाइस, हम चाहते ये थे कि हम वेरिएबल कोएफिशिएंट की इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर दे, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो है केसेस सॉल्व हो जाए। कौन से केसेस सॉल्व हो जाए, हम जो 5 फॉर्म है उन फॉर्म का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सके। ओके ओके, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, आप कहेंगे सर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4m1 प्लस ऑफ 4। ओके, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे m1 इज इक्वल टू 2,2, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर c1 प्लस ऑफ c2 इंटू z ई टू द पावर ट्वाइस ऑफ z। अब कोई भी ये नहीं कहेगा सर इसका, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ये इस पे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ टेल मी, अगर हम इस पे yp की बात करें तो yp की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन d1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4d1 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू ई टू द पावर 4z। नाउ पुट d1 is equals to 4, the value of yp is come out to be e to the power 4z divided by 4। ओके ओके, तो यहां से अगर अपन बात करें तो यहां से अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इससे y की वैल्यू आ चुकी है yc प्लस ऑफ yp, तो yc प्लस ऑफ yp की बात करें तो yc की वैल्यू तो हमें पता है क्या है, दिस वन c1 प्लस ऑफ c2 इंटू z ई टू द पावर ट्वाइस ऑफ z प्लस ऑफ ई टू द पावर 4z डिवाइडेड बाय 4। टेल मी, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है क्या, जल्दी से बताइए, क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है? नहीं गाइस, सिली मिस्टेक कर देते स्टूडेंट जनरली, क्या आप अभी आपने वेरिएबल क्या है, आपका वेरिएबल x के फॉर्म में था, z के फॉर्म में नहीं था, तो आप क्या करेंगे, आप वापस रखेंगे z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, जितनी जगह पर z है वहां पर log of x रख देंगे, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी y इज इक्वल टू c1 प्लस ऑफ c2 इंटू लॉग ऑफ x इंटू दिस वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x स्क्वायर प्लस ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। हाँ या ना, जल्दी से बताइए, सारी चीजें समझ आई हैं? ओके, बता देता हूं ओवरऑल हुआ क्या है। ओवरऑल ये हुआ है गाइस
कि आपने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी किसके फॉर्म में, वेरिएबल कोएफिशिएंट के फॉर्म में, उसमें दिक्कत क्या था, दिक्कत से समझिए, प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर, और उस प्रॉब्लम में एक्स स्क्वायर एक्स, और ये प्रॉब्लम को दूर कैसे करा आपने, आपने कहा इनके साथ वाले को ही मैं क्या करूं, अभी तक मेरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेगा तो चलेगा, तो इसको एक d1 मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि अगर ये वैल्यू हट गई, अगर ये वैल्यू हट जाएगी, एक्स स्क्वायर हट जाएगा, इसका मतलब क्या है, हमारी जो इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को तो सॉल्व करना हमको आता ही है, हाँ या ना, यस यस यस। तो बस, तो अब अगर हम बात करें, उससे हमने कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करा, और उससे हमने इंटीग्रेट करके, और जो भी तरीका था हमने उसमें दोनों yc yp निकाला और सॉल्व हो गया। यस और नो, यस और नो, किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट। चलिए चलिए, तो अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। बट अब आपको एक चीज बताता हूं कि डिफरेंशियल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कभी कंप्लीट नहीं कह सकते आप, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आप किसी भी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं गाइस, किसी भी ब्रांच के क्वेश्चंस उठाइए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच के क्वेश्चंस उठाइए, आपसे क्वेश्चन ना बने तो मुझे मैसेज करिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपने सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ पढ़ा है और रिवाइज किया है तो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके लिए जो टेस्ट होने वाला है गाइज, आपके लिए जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए अब आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे दोनों दिन रिवाइज करना है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस रिवाइज कर लीजिए। सुन लीजिए क्या क्या उसका सिलेबस है, सिलेबस में आपके क्या क्या आने वाला है, सिलेबस में आपको जो मैंने अभी तक डिफरेंशियल कैलकुलस, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके 3 टॉपिक में से आपका टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट है गाइज। ये चेक करना है कि आपकी क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है। तो आपको सिर्फ 2 काम करना है, सैटरडे और संडे सिर्फ रिवीजन 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 करिए, ताकि लाइव टेस्ट जब आपका हो, कितनी तारीख को लाइव टेस्ट अब होने वाला है, हम कब मिलने वाले हैं, जून 1 को लाइव, जून 1 को किस टाइम पे, 10:30 AM टू 11:30 AM। तो इस टाइमिंग पे जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट हो, और आप ऑन टाइम आइएगा, क्योंकि टेस्ट सिर्फ 1 घंटे का होगा और उसमें आपकी रैंक डिसाइड होगी और पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जून 1 से आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी स्टार्ट हो रहा है, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का भी आप रिवाइज कर लीजिए, आप शेयर लिंक कर दीजिए, आप मेरे साथ आइए। मैं आपको कह रहा हूं जिस लेवल से हम इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं उसी लेवल से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी होगा, तभी जाके आपके 27 मार्क्स आएंगे। यस और नो, ओके गाइज, ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ना चाहता है तो वह अनअकैडमी ऐप ओपन करें, वहां पर अपना गोल को पिक करें। जैसे कि आप गेट एंड ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट एंड ईएससी में आप जाइए, आप उसमें करिए, देन प्रेस गेट सब्सक्रिप्शन। देन अब आपको क्या करना है कि आपको प्लान चूज करना है कि आप 12 मंथ का प्लान चूज करेंगे या 24 मंथ का। जैसे कि अभी मैं बताऊं 9 मंथ रिमेन है, तो आप 12 मंथ या 24 मंथ में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपने लेट सपोज आपने 12 मंथ का प्लान चूज किया तो आपको एक्चुअल प्राइस क्या दिया गया है, 25,000 रुपीज दिया गया है। बट अगर आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करें, अगर आप कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करेंगे तो आपको कितना ऑफ होगा, आपको ऑफ होगा 2500 रुपीज का, और आपका एक्चुअल प्राइस आपको कितने में पड़ेगा, 22,500 का। बट अगर आप 24 मंथ का प्लान चूज करते हैं तो प्राइस आपको कितना है, 30,000 रुपीज। आप वहां पर कूपन कोड क्या यूज करें, आप वहां पर कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए, आप वहां पर कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। आपको कितने रुपीज का ऑफ होने वाला है, 3,000 रुपीज का ऑफ होगा, और जैसे ही आपको 3,000 रुपीज का ऑफ होगा आपका फाइनल प्राइस हो जाएगा 27,000 रुपीज। अदर देन दैट, आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करने के एडवांटेजेस समझ लीजिए। आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं तो चाहे आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप गाइस किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आपको अदर देन 10% आपको गाइडेंस मिलेगा। कब तक, गेट एग्जाम तक। सबसे मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। तो ओके गाइस, सो आपको क्या करना है, जब भी आप जुड़े आप एज अ कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करें। फर्स्ट थिंग, आपको किसी अदर क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग रैंक इंप्रूवमेंट बैच, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, आप मुझे टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है आप उस पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर पल्लव गौर सर्च करके आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ अगर बात की जाए तो
आपके लिए हमारा गेट एस्पिरेंट ग्रुप है, यहाँ पर हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसमें आप देख सकते हैं 10K प्लस मेंबर्स हैं, जिसमें कि गाइस आप देख सकते हैं कि 10K प्लस मेंबर्स हैं। और ये 10K प्लस मेंबर्स की टीम जो है, इसमें आपको हमारे जो भी नोटिफिकेशंस रहते हैं रिगार्डिंग मैकेनिकल, सिविल एंड सीएससी, जो भी हमारे नोटिफिकेशंस रहते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। नाउ आप जो भी आपकी अभी क्लासेस हो रही हैं उनके डेली की पीडीएफ्स के लिए, आप डेली पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप अनअकैडमी गेट एमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी डेली अभी पढ़ाया जा रहा है उसकी सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने से पहले सुन के जाइए, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जस्ट हाफ एन आवर पे बाद, मींस अभी नहीं बात कर रहा हूं मैं आपसे, हाफ एन आवर बाद स्टार्ट होगा। कब? मंडे को, मींस मंडे के दिन। तो मंडे के दिन आपका जस्ट हाफ एन आवर बाद कि जो हमारा टाइमिंग अभी है उसके उसी टाइम से जस्ट हाफ एन आवर बाद मंडे के दिन 10:30 AM से 11:30 AM पर आपका लाइव टेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एनरोल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? एनरोल करना है। और एनरोल करने के साथ साथ क्या दूसरा काम है? सैटरडे संडे को आप रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के साथ साथ जितना हमारा लिंक शेयर हो सके उसे शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही टेस्ट देने में मजा आएगा गाइस। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लिंक को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। ओके गाइस, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।